जवाब तो देंगे ही, जैसे हम देख रहे हैं सदन के भीतर भी आप दे रहे हैं और बाहर भी आप देते हैं। मगर मेरा सबसे बड़ा और पहला सवाल यही है, क्योंकि हमने देखा और अभी इसका जिक्र कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी किया, जिनका सेशन आपसे जस्ट पहले था, कि उनका बड़ा मुद्दा 2025 का वोट चोरी का है। उस पर इन्होंने एक रैली भी रखी संडे को। हालांकि उस रैली को आपके पार्टी के नेताओं ने घेरा है, क्योंकि वहां आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, जैसे अनेक बार होता है, हमने बिहार में भी देखा था। मगर ये जो सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा चुना है विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने खास करके, इसका क्या असर पड़ रहा है और 2026 में क्या असर पड़ेगा? नमस्कार उदय जी। वोट चोरी, कहां वोट चोरी? बिहार में जब इस विषय को लेकर गए, यात्रा निकाली और उसके बाद जब चुनाव हुए, ना केवल वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, बल्कि ऐतिहासिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की वहां पे सरकार बनी है। बिहार की जनता ने को करारा जवाब राहुल गांधी जी और विपक्ष को दिया है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार को वहां पे बनाया है। वोट चोरी कहाँ है? पूरी इस पे डिबेट हुई कि अगर तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल आप जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, अगर आप चुनाव हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ये केवल एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ना केवल यही, वो एक तरह से देखा जाए, जब वहाँ उनकी पार्टी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, किन विषयों पर जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, और उनकी रैलियों में आकर अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारे लगें, बिहार में प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अभद्र बात की जाए, तो हिंदुस्तान के लोग उसको स्वीकार कभी नहीं करते। और आज भी श्रीमान राहुल गांधी जी नहीं समझ पा रहे। और जब अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के नाम पे केवल घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है, कांग्रेस केवल घुसपैठियों के लिए एक बवाल खड़ा कर रही है, जैसे ही घुसपैठियों की बात आई, रोहिंग्या मुसलमानों की बात आई, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आई, राहुल गांधी जी और समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया। ये केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए है। मगर अगर आपको लगता है कि ये असर नहीं इस मुद्दे का हो रहा है, जैसे हमने बिहार में देखा, तो फिर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को इतने मजबूती से क्यों उठा रही है? और क्या आपको लगता है कि क्योंकि बिहार में असर नहीं हुआ, इस वजह से शायद विपक्ष भी इस मुद्दा को ज्यादा हवा नहीं दे रहा? क्योंकि हमने देखा ये जो संडे की रैली थी, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की थी, और आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उन्होंने बयान दिया इस पर, उमर अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा ये कांग्रेस की लड़ाई है, हमारी नहीं, वोट चोरी पर। देखिए, हर समझदार नेता इससे दूर ही रहेगा। अब केरल के चुनाव आए, केरल के चुनाव में अभी जो लोकल बॉडीज के पोल हुए, 101 सीट में से त्रिवेंद्रम में 50 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। हमने केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व वहां पर विजय हासिल की है। और ये दिखाता है कि केवल उत्तर भारत की नहीं, केवल मध्य और पूर्वोत्तर की नहीं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़, केरल जैसे राज्य में। और दूसरा मैं आपसे कहूं, कुछ लोग हैं जो केवल सनसनी फैलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। उनमें से अखिलेश जी और राहुल जी ने कोविड के टाइम पे कहा कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये भारत की बनी वैक्सीन है, कहीं कुछ हो जाएगा, और लगवाने के लिए खुद लाइन में सबसे पहले लग गए। इसी तरह से ममता बनर्जी जी ने कहा एसआईआर मत करवाओ, लेकिन अंतिम दिन अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। अगर ममता जी को इतना ही उसके खिलाफ था, तो ममता जी ने एसआईआर में अपना नाम क्यों लिखवाया? क्या ये पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हुई है? नहीं, कई बार हुई पहले। ईवीएम कौन लाए? राजीव गांधी जी लाए, और आज उनके ही पुत्र उसका विरोध करते हैं। वीवीपैट की इन्होंने मांग की, हमने वो भी कर दी। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन में इसको हम चैलेंज करते हैं, लेकिन सबूत देने कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया, चाहे ईवीएम की बात हो, वीवीपैट की बात हो, या फिर एसआईआर की बात हो। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपना निर्णय दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो गए
क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो उसका नाम भारत है, भारत है और भारत है। इसलिए जहां जहां चुनाव हुए, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, जहां पे भी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, एनडीए की विजय हुई। हरियाणा में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उसमें से भी 10 में से 9 सीटें, 9 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। अब महाराष्ट्र में होने वाली, वहां पे भी हम एनडीए वाले ही जीतने वाले हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म पे विस्तार से चर्चा हुई पार्लियामेंट में। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस वजह से वो लॉक जैम जो था पार्लियामेंट में वो ब्रेक हो गया और अब सदन चल रहा है। एक और मुद्दा था जो उठा पार्लियामेंट में और उस पर विस्तार चर्चा हुई, वंदे मातरम का। मगर विपक्ष ये कह रहा है कि उस मुद्दे पर आप इतना विस्तार से चर्चा करवा रहे हैं क्योंकि असली मुद्दों से आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। आखिर कांग्रेस वंदे मातरम से दूर क्यों भागती है? क्योंकि उनको पता है जब इतिहास पे नजर जाएगी तो नेहरू जी की एक और गलती सामने आएगी। केवल 2 स्टैंजा तक उसको सीमित करके रख दिया। कौन सी मजबूरी थी? अगर कांग्रेस के अधिवेशन में पूरे के पूरे वंदे मातरम को गाया जाता था, बड़े बड़े संगीतकार गाते थे, और उन्होंने विरोध किया जब केवल 2 स्टैंजा तक कर दिया कि हम इसको नहीं गाएंगे, हम पूरे का पूरा गाएंगे। क्या मजबूरी थी? यह केवल वंदे मातरम को उस समय नहीं काटा गया, उस समय भारत के टुकड़े करने की नींव डाल दी गई थी और यह पंडित नेहरू ने डाली थी। उसी समय समाज में बांटने, यानी कि धर्म के नाम पर या सोच के नाम पर बांटने का काम उस समय नेहरू जी ने उसकी नींव रख दी थी। कोई मजबूरी नहीं थी साहब, समझाया जा सकता था। लेकिन पंडित नेहरू ने एक बहुत समझदारी के साथ अपना प्रधानमंत्री का पद पक्का करने के चक्कर में वो नींव उसी समय रख दी थी। ये वंदे मातरम की डिबेट में खुलकर सामने आया। और जब कांग्रेस के नेता ने कहा कि क्या जरूरत है पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की, इसलिए जरूरत है कि जो जो गलतियां पंडित नेहरू जी के समय से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी के समय तक की गई या मनमोहन सिंह जी के समय तक की गई हो, उसको देश के सामने लाना जरूरी है, उसमें सुधार करना जरूरी है। अगर कांग्रेस को शर्म आती है वंदे मातरम अपने अधिवेशन पे गाते हुए, तो हमें फक्र होता है वंदे मातरम को हर जगह गाते हुए। आपने अभी जिक्र किया केरल में जो नतीजे आए हैं उसका, लोकल बॉडी पोल्स वहाँ हुए हैं, अगले साल वहाँ भी चुनाव हैं। आप कह रहे हैं केरल में इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत उम्दा होने वाला है। एक और दक्षिण के राज्य के बारे में मैं जिक्र करता हूँ, तमिलनाडु। क्या वहाँ भी आपको लग रहा है इस बार बीजेपी पहले से बहुत बेहतर करने वाली है? क्या इस वजह से ही आप स्वयं भी वहाँ की सरकार को घेर रहे हैं? आप क्यों मान रहे हैं अनुराग जी कि सनातन का अगर अपमान हो रहा है देश में तो वो तमिलनाडु में हो रहा है? देखिए, मैं करूर का जब इंसिडेंट हुआ, स्टैम्पीड हुई, लोग मारे गए, मैं उनके घरों में गया जो डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। वहाँ के लोगों के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, गुस्सा है तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ। और डीएम की सरकार वहाँ पे केवल लूट के लिए जानी जाती है। किसी की ज़मीन पे कब्जा है, कहीं भ्रष्टाचार के मामले, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है उसको मंत्री पद पे भी रखा जाता है, डिपार्टमेंट भी उसके पास रखते हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में थी, दूसरी डीएम की सरकार वहाँ पे है कि जेल में मंत्री हो और वहाँ पे डिपार्टमेंट दे के रखो। ये तो दबाव वहाँ पे बनाकर दिया गया, तब जाके डिपार्टमेंट छीने गए। अब वो वापस आए तो वापस मंत्री बनाने की बात करते हैं। आज तमिलनाडु में चुनाव हो जाए तो 2/3 बहुमत से हम लोग वहाँ पे सरकार बनाने जाएंगे।